चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भारतीय आर्ट्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 11th हिस्ट्री के चैप्टर 3 जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य यानी दोस्तों रोम साम्राज्य के बारे में आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो इस साम्राज्य के बारे में बात करें दोस्तों तो इस साम्राज्य कैसे है, क्या है, कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से रूलर आए, ये सब चीज़ जो है दोस्तों हम आपको पढ़ा करके यूट्यूब पे डाल दिए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर करके वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग आगे की अगर कड़ी को बढ़ाते हैं तो आज हम लोग अगले इसी चैप्टर में अगले टॉपिक्स पे आते हैं। ये आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है श्रमिकों पर नियंत्रण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं श्रमिकों पर नियंत्रण। दोस्तों हम सबसे पहले बता दें कि आप मेरे साथ कुछ समय तक अगर इसको देखेंगे तो आपको दो फायदा कि एक मजदूरों के बारे में जो जानकारी है वो आपको प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट एनसीईआरटी डेटा के अकॉर्डिंग आपको होगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको एनसीईआरटी बुक को घर पे बैठ करके पढ़ने में मन नहीं लगता है तो थोड़ी थोड़ी आपको जो है से कि थोड़ा थोड़ा कर करके लगाव भी उत्पन्न हो जाएगा। आप अक्सर ऐसा देखे होंगे, सुने भी होंगे कि जो आपके जो सीनियर्स होंगे, आप अगर 12th क्लास के 11th क्लास के बच्चे हैं लेकिन जो यूपीएससी के एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी के एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं, उनके पास में आप जब भी जाइएगा दोस्तों तो देखिएगा कि उनके पास टेबल पर एनसीईआरटी बुक 6 से 12th तक पड़ा रहता है। वो लोग 6 से 12th तक को बहुत ज़्यादा कंपल्सरी मानते हैं कि बुक्स को पढ़ेंगे तो हमारा आधा एग्जाम चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर वो मेंस में भी उनके लिए काम आने वाला है। तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों। लेकिन होता क्या है कि अक्सर वो क्या करते हैं कि 4 बार 5 बार 6 बार भी पढ़ लेते हैं लेकिन उनको एनसीईआरटी का वो हेडलाइन बैठ करके जब पढ़ते हैं तो उनके दिल दिमाग में उतरते नहीं है, जहन में उतरता ही नहीं है। तो दोस्तों हम ये दावा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ आज हम ये कोशिश कर सकते हैं कि आपको एनसीईआरटी से जुड़ाव हो जाए और आप बैठ करके अपने बुक्स को एकदम सेल्फ स्टडी आराम से कर दे बिना कोई स्ट्रेस लेकर के। तो चलिए आज की जो कोशिश है वो हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ऊपर में हम हेडिंग दिए हैं श्रमिकों पर नियंत्रण। हम क्या हेडिंग देंगे दोस्तों, ये बुक में ही है, आप एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखते चलेंगे। श्रमिकों पर नियंत्रण एक एक पॉइंट समझोगे तो आपको एनसीईआरटी बुक से लगाव हो जाएगा और ध्यान से समझेंगे। अभी हम बोल रहे हैं अंतिम वीडियो के अंतिम अंतिम तक आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले लाइन की अगर बात करें तो यहां लिखा हुआ है कि भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व कह दिया। और इसमें हम लोग पहले फिगर में अभी बोले कि दिल दिमाग जहन में कैसे निकलेगा, तो आप अपने पास एक वर्ल्ड मैप भी रखिए चूंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट से है। तो एक ध्यान से समझेंगे, हम करें निकटवर्ती पूर्व, याद रखना है किसके निकटवर्ती पूर्व, तो भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व। ये होता क्या है, एक एक चीज को देखेंगे। ये आपका भूमध्य सागर है तो ये भूमध्य सागर के जो निकटवर्ती इलाका है, खास करके इसके पूर्व साइड का जो भाग होगा, एक तो निकटवर्ती भूमध्य सागर का भाग और इसके पूर्व साइड का जो भाग होगा, इधर की ही बात जो है दोस्तों ये लाइन कह रहा है। आगे पढ़ेंगे पश्चिमी एशिया, यानी पश्चिमी एशिया। आप मेरा पहले से ओवरव्यू देखे होंगे वीडियो तो आपको बड़ा बढ़िया से एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आ जाएगा कि पश्चिमी एशिया में जो मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन थी फरात में, यहाँ पश्चिमी एशिया के भाग तक ये साम्राज्य था रोम साम्राज्य। तो ये पश्चिमी एशिया को कह रहा है। आगे की लाइन पढ़ेंगे, भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ये कह रहा है कि रोम साम्राज्य में ये जो भूमध्य सागर के निकटवर्ती का जो इलाका है और पूर्व एशिया का जो भाग है, यहाँ पे जो गुलाम जिसको हम लोग स्लेव बोलते हैं, तो यहाँ दासता की जड़ें बहुत गहरी थी। आगे का लाइन क्या कहता है दोस्तों, आगे के लाइन कहता है और 4ठी शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज धर्म बनने के बाद इस गुलामी की प्रथा कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। आप लाइंस को पढ़िएगा और इसको फिगर के
माध्यम से आपको अपने दिल में, दिमाग में ऐसा एकदम छप जाना चाहिए दोस्तों, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। क्योंकि आपका माइंड वही ज़्यादा समय तक याद करता है, ये समझ पाता है, अंडरस्टैंडिंग कर पाता है, जिससे इसका इमेज आपके दिमाग में बनता है। जिसका इमेज ही नहीं बनेगा, दिमाग उसको ज़्यादा समय तक स्टोर भी करके नहीं रख पाएगा। तो अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कह क्या रहा है, 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म अगर इस साम्राज्य का अगर राजधर्म बन जाता है, तो बताओ दोस्तों, क्या गुलाम के साथ में जो गुलामी का जो प्रथा है, सिस्टम चलेगा, क्या उनको विशेष चुनौती मिल पाएगी? नहीं, कोई विशेष चुनौती नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि कोई भी धर्म किसी पर हानि पहुंचाना या किसी को ठेस पहुंचाना ये नहीं सिखाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों धर्म एकता के सूत्रों में बांध के रखता है। धर्म जो है से कि मानवता के पाठ पढ़ाता है। धर्म से कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो मानव सभ्य तरीके से जीना शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं धर्म ये नहीं कहता है कि सहानुभूति हम गुलामों पे ना रखें और गुलामों को बहुत ज्यादा कठोर से कठोर सजा दे। तो प्रारंभिक टाइम की बातें हो रही है गुलामों के बारे में, श्रमिकों के बारे में, कि श्रमिक पर जब धर्म आया था, यहाँ का राजधर्म ईसाई धर्म बन गया था, तो यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार के गंभीर चुनौती नहीं दी गई थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। यानी कहने का मतलब है दोस्तों इस बुक के माध्यम से कि जो रोम साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी, इस इकोनॉमी में जो अलग अलग वर्ग थे, वो सारे काम श्रम और दासों के द्वारा, वो सारे जो श्रम थे वो दासों के द्वारा ही कराया जाए, ये भी नहीं था। इसके अलावा आगे का लाइन्स कहता है कि यद्यपि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती है। ये कहता है कि इटली के मामले में ये चीज सही होगा, क्योंकि यहाँ बात किया जाए दोस्तों कि अगस्टस है, लिखा है कि जहां अगस्टस के शासन काल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। यानी अगस्टस रूलर्स हैं। इसमें बता दे कि अगस्टस ये रोम साम्राज्य के पहले रूलर्स हैं और याद रखेंगे इनके समय तक हालांकि राजतंत्र की स्थापना हुआ था, लेकिन इनके बारे में पढ़िएंगे तो ये प्रिंसिपेट लाए थे, खुद को याद रखेंगे प्रधान नागरिक बताते हैं अगस्टस। और याद रखना ये भी आपको है कि इनके समय काल में ये राजा तो है, लेकिन गणतंत्रीय व्यवस्था ही इनके समय कायम थी। तो आगे पढ़ेंगे, इनके समय में इटली की केवल आबादी दोस्तों 75 लाख की थी और इसमें से 30 लाख की जो आबादी है वो केवल दास थे। लेकिन इन दासों के बारे में आगे का लाइन क्या है, किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। यानी पूरे जो साम्राज्य था रोम, इसमें ऐसी स्थिति नहीं थी। भाई कैसी स्थिति नहीं थी? तो ये कहता है कि उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। मतलब जो दास होते थे, जो खास करके आप लोग आगे ही पढ़े कि ये दास होते कहाँ थे, तो ये भूमध्य सागर के आसपास के निकटवर्ती इलाका में होते थे और साथ ही साथ पूर्व पश्चिम एशिया का इधर जो साइड है, इधर ये होते थे। और यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों कि शुरुआती दौर में इन दासों को जो भूमध्य सागर के आसपास में रहते थे और पूर्व एशियाई में यानी रोम साम्राज्य में, तो इन दासों को क्या होता था कि पूंजी निवेश की दृष्टि से देखते थे। यानी लो इन्वेस्टमेंट लो प्रोडक्शन, हाई इन्वेस्टमेंट हाई प्रोडक्शन। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये केवल सोचते थे कि पूंजी एक इन्वेस्ट करने का ये तरीका है, इनको हम सस्ते दरों पे इनको अपने साथ रख करके खाना पीना देंगे, बदले में इनसे काम लेंगे, खेत खलिहान में लगाएंगे और इनसे उत्पादन करेंगे। यानी ये कोई अलग तरह के इनसे कोई सहानुभूति या अलग तरह के कोई लगाव जुड़ाव या फिर मान सम्मान के लिए गुलामों को रखना कि भाई हम इतना गुलाम रखें, ऐसी कोई स्थितियां नहीं थी। शुरुआती दौरों में अगर बात किया जाए तो जो गुलाम थे, जो दास थे, उनको ये लोग पूंजी निवेश की दृष्टि से देखते हैं। आगे के लाइन पढ़ेंगे दोस्तों, कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भ में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी।
ये ध्यान से समझेंगे दोस्तों। रोम का एक लेखक है, इस लेखक का नाम तो नहीं है, लेकिन ये लेखक का कहना क्या है, ये जमींदारों के संदर्भ में यानी इसी के विषय में ये कह रहा है कि आप उन गुलामों का इस्तेमाल न करें। माने एक तरह से ये सलाह देने का काम कर रहा है ये लेखक जमींदार को कि आप उन गुलामों का इस्तेमाल नहीं करिए। कौन से गुलामों का इस्तेमाल नहीं करें भाई? तो आगे की लाइन पढ़ते हैं कि जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो। यानी अगर आपको गुलामों को बड़ी संख्या में फसलों की कटाई के लिए खेतों में लगाना है तो आप भारी से भारी संख्या में गुलामों का इस्तेमाल न करें। अब क्यों नहीं करें? तो आगे कहता है अथवा जहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसे बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता हो, ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। इतने लाइंस को आप ध्यान से पहले समझ जाइएगा। रोम के एक लेखक है, इसका कहना है ये जमींदारों के संदर्भ में विषय में कह रहा है। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि ये जमींदारों को कह रहा है कि आपको फसल की कटाई के वक्त ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गुलामों की आवश्यकता होती है, तो आप इन गुलामों का इस्तेमाल काफी संख्या में नहीं करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि मलेरिया जैसे महामारी के रूप में ये बीमारी फैल सकती है। और जब चूंकि उस समय क्या होता था दोस्तों कि जब मच्छर के काटने से मलेरिया वगैरह जब आ जाते थे तो मलेरिया रोग जो होते थे वो महामारी के तरह जैसे कि दोस्तों वो फैलने शुरू कर देते थे। और उस समय टीके, डॉक्टर्स, मेडिकल्स, इस सभी चीजों के अभाव रहते थे। तो ये कह रहा है कि उसमें क्या होते हैं कि जमींदारों को तो लॉस न हो जाएगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में गुलाम को खरीद के लाए हैं और अपने पास रख करके खेतों में काम करवा रहे हैं, और एक साथ अगर ज्यादा संख्या में उसको लगा दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो लोगों में महामारी फैल जाएंगे, वो लोग डेथ हो जाएंगे। तो ये हानि जो होगा, ये लॉस होगा, वो किसको होगा? जमींदार को। तो ये इस जमींदार को इस लॉस से बचने के लिए एक सलाह दे रहा है रोम के लेखक। यानी कहने का मतलब इस तरह का जो विचार है दोस्तों दासों के प्रति, जो ऐसा विचार है जो लेखक कह रहा है, ये सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर है। अगर ऐसे जैसे मान लेते हैं दोस्तों सिंपल बात कि अभी भी आमतौर पर अगर आप इंडियन सोसाइटी में है तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो मेरी बात को समझिएगा कि ये कोई निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं जिनका छोटा मोटा पेशा है, ये कोई गांव में हायर क्लास के व्यक्ति हैं। और ये क्या है, जैसे एग्जांपल अगर आप किसी जात बिरादरी के हो तो अपने पे तो नहीं लीजिएगा, हम एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे दोस्तों ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति याद रखेंगे ये नाई है जो हजामत का काम करता है, दाढ़ी मूछ बाल ये सब बनाता है। और ये क्या है दोस्तों, ये कोई अमीर व्यक्ति है और ऊंच जात से भी ये ऊंचे है। तो ये क्या होते हैं ना, ये सब देखिएगा कि आजकल सोशियोलॉजी का स्टडी करोगे तो एक जजमानी प्रथा तुमको पढ़ने के लिए मिलेगा दोस्त। जजमानी प्रथा में ये चीज क्लियर कट होगा। ये नाई क्या करता है, बाल दाढ़ी बनाएगा। इसके घर में बहुत ज्यादा संख्या में लोग नहीं है, बस दो चार के संख्या में लोग है, लेकिन फिर भी इसको क्या किया हुआ है, ये अपने यहाँ बाल दाढ़ी को बनाने के लिए ये इसको नियुक्त किया है कि ये आएगा इसके यहाँ दाढ़ी बाल बनाएगा। तो ये बदले में इसको दाढ़ी बाल का चार्ज नहीं देता है दोस्तों, पैसे नहीं देगा इसको। तो ये देंगे क्या इसको, तो ये क्या करेंगे, तो इसको कभी अनाज देंगे, कभी जो है कि इनको अगर बच्चे को कपड़े लत्ते की आवश्यकता है तो या तो ये अपने घर के पुराने वस्त्र उतार करके इसको दे देंगे, या फिर कभी कभी अगर ज्यादा सहानुभूति अगर इनको आ जाएगा तो नए वस्त्र खरीद करके इनको कुछ त्योहारों पे, फेस्टिवल पे देंगे। तो इस तरह के है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उच्च वर्ग के लोग देखें दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं बात करें तो ये कितना का इसके यहाँ काम करेगा, ये इसको अनाज देता है, इसको रहने सहने के लिए कुछ मदद कर देता है, कपड़े लत्ता बर बीमारी में भी ये मदद करता है इसको। तो कहीं ना कहीं दो तीन व्यक्ति हैं तो 50-100 रुपया 200 रुपया के आसपास में दाढ़ी बाल बनेंगे। लेकिन महीना में ये 200 से इनको ज्यादा दे देते हैं दोस्तों, इतना देते हैं कि इनका घर चल जाता है।
तब बताओ अगर ये क्या है, ये तो एक कहीं ना कहीं ये तो एक ये रीजन होगा कि एक तो ये अपने शान के लिए इसको रखे हैं कि कहीं ना कहीं हम दिखाएंगे कि हम हजाम रखे हुए हैं, ये है अपने दाढ़ी बाल को बनाने के लिए भी एक आदमी हम रखे हुए हैं, अपना पर्सनल है, जखनी बुलाएंगे तखनी आ जाएगा। तो ये तो अपने शान के लिए रख सकते हैं, और नहीं तो दूसरा ये सहानुभूति के लिए भी कि ये गरीब आदमी है, इसी तरह का काम करेगा, इसका गुजर बस करने में दिक्कत होता है, कहाँ शहर में इधर उधर जाएगा मारा फिरा, तो इसको कुछ चलो हम भी अपने यहाँ रख करके कुछ काम करा के इसको रोजगार देंगे। तो दो बातें आते हैं सामने, एक तो ये अपने शान के लिए इसको रखा होगा, या फिर दूसरे कि इसके प्रति इसको सहानुभूति है। अगर दोस्तों ये सोचेगा कि हम इसको खाना पीना कपड़ा लत्ता देते हैं, उससे कम में तो हम बाहर में जाकर के और बाल दाढ़ी बनवा लेंगे, तो हम इसको क्यों रखें। तो ऐसी जो सोच है, ऐसी विचारधारा है दोस्तों, ये तो हिसाब किताब वाला बात हो गया। तो रोम में वही था, सेम चीज रोम में देखेंगे कि जो गुलाम होते थे उसको अभिजात वर्गों के द्वारा भूमि के कामों में लगाया जाता था, तो वो सोचता था कि इन गुलामों को, दासों को खरीद करके अपने खेत खलिहान में हम लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं महामारी के वक्त ये सब लॉस हो जाता है। तो बताओ ऐसी विचारधारा किस पर आधारित है? क्या सहानुभूति पर आधारित है? नहीं, ये लाभ हानि, लॉस प्रॉफिट पे आधारित है। वही इस बुक में उसका जिक्र किया गया है। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, ये सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित है। आगे कहते हैं, एक और जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति हमेशा क्रूरता, प्राय का मतलब हमेशा होता है, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। कहते हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो क्या करते थे, तो दासों के प्रति जो थे वो क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। वहीं दूसरे ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति भी रख सकते थे। ध्यान सुनेंगे, जो मालिक होते हैं, अरे भैया मालिक फायदा और घाटा के हिसाब से सोच रहा है, तो कभी कभी मालिक और नौकर के बीच में भेदभाव आ जाता था, ये मालिक वाला फीलिंग आ जाता था, और ये मालिक क्या करते थे, दासों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। क्योंकि देखो ये फायदा घाटे की जब बात कर ले तो मालिक, हर कोई मालिक ये चाहता है कि हमें मजदूर हो चाहे रॉ मटेरियल हो, ये कोई भी, जैसे आप कंपनी खोलेंगे तो आप भी चाहेंगे कि कंपनी में हमारा लागत क्या हो, इनपुट क्या हो, वो कम हो, और आउटपुट जब हम करें तो मार्केट में जो प्रोडक्ट बना के कंपनी से जब हम बेचे तो वो हमको ज्यादा मात्रा में वस्तु वो महंगा बिके और इसमें लागत हमारा कम हो। उसी तरह से रोम साम्राज्य में है कि खेत में काम कराने के लिए सोच रहे कम से कम, ये हम पहले बताए ना आपको दोस्तों कि यहाँ पे बुक्स का कह रहा है कि किताबें ये कह रहे हैं कि दासों को हिसाब किताब से नजर से, पूंजी निवेश के नजर से अभिजातों को देखा जाता था। लेकिन अगर यही चीजें जब आगे चलते रहते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, मालिक और दासों के बीच में नफरत की जो खाई है वो बड़ी हो जाती है। तब मालिक क्या करता है कि इन दासों पे धीरे धीरे अब क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे अगर एक मालिक को अगर कोई दास कुछ बोल दे, कुछ ऐसा कर दे, या फिर इसको ये गलत तरह का आदमी, इसको कोई दास लोग घेर करके मार दे, तो पूरी दासों की जो बड़ी बड़ी झोपड़ियां होते थे दोस्तों, जो आवास होते थे, इन सबको जला करके राख कर दिया जाता था। एक दास, दो चार दास मिल करके अगर गलती करे मालिक के प्रति तो सभी दासों को, पूरा का पूरा जो दासों का एक ग्रुप्स होता था, इनको सजा मिलता था, कठोर से कठोर दंड अभिजातों के द्वारा दिए जाते हैं। तो वही कह रहा है दोस्तों कि जो दास होते थे इनके प्रति जो अभिजात वर्ग के लोग हैं वो हमेशा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। और वही दूसरी ओर देखे जाए तो जो आम साधारण लोग होते थे इन दासों के प्रति कहीं ना कहीं अच्छा, अधिक एकदम सहानुभूति रखते कि देखो बेचारा गुलाम है, खेतों में काम करता है, यानी इस तरह से उनके भले बुरे के बारे में सोचना। जबकि मालिक भले बुरे बारे में नहीं सोचेगा, वो केवल लॉस और प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। आगे ध्यान देंगे दोस्तों, नीरो के शासन काल में, नीरो के शासन काल यानी एक राजा है, ये सही बात है कि नीरो एक राजा है। इसी में आप लोग पढ़े होंगे कहीं, या यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो होता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो ये ध्यान सुनेंगे, नीरो के समय काल में एक प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए एक इतिहासकार क्या कहता है। यानी एक इतिहासकार है जो नीरो के समय में ये घटना घटी है, ये इंडिकेट कर रहा है कि नीरो उस समय में राजा था और उसी के शासन काल में एक घटना घटी है प्रसिद्ध, और उसके बारे में इतिहासकार क्या कहता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाशिए पर बॉक्स में, याद रखेंगे, यानी
एक बॉक्स बना करके लिखा हुआ है। अब ये बॉक्स है कहाँ, अब हम इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके पास बॉक्स लाते हैं, ये जो बॉक्स की बातें कर दिया तो पहले बॉक्स की तरफ आते हैं। इधर आप एनसीईआरटी बुक उलटिएगा तो इधर में आपको बॉक्स मिलेगा। आइए डायरेक्ट हम आपको अब बॉक्स के पास लेकर के चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों बॉक्स, जहां पे आप देख पा रहे हैं, थोड़ी सी इधर भी दिख रहा होगा, लेकिन अब मेन फोकस आपको अपना बॉक्स पे रखना है। चलिए इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपका फोकस हमेशा बॉक्स पे बना रहे दोस्तों। चलिए हम आपको जूम कर लिए, ये आपका बॉक्स है। और सबसे पहले इतिहासकार की बातें कर दिया, तो इतिहासकार का हम नाम बता दें कि कौन इतिहासकार है। तो यहाँ बुक्स के लास्ट में आपको लिखे मिलेंगे। एनसीईआरटी में ही तो फायदा है दोस्तों, सब चीज अलग अलग बॉक्स में घेरे में लिखा होता है, बस पढ़ने में थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये है टैसीटस, ध्यान से सुनेंगे। टैसीटस एक इतिहासकार है और ये 55 से लेकर करके 117 जो आरंभिक समय में आरंभिक साम्राज्य का ये इतिहासकार माने जाते हैं। जो रोम साम्राज्य इस समय में जो आरंभिक साम्राज्य आए थे, ऑगस्टस सब के बाद, ऑगस्टस के बाद भी उनका पुत्र आया था, गोद लिया हुआ पुत्र। उसके बाद जो ये नीरो आया, उसी के आसपास का, ये नीरो के बाद तक भी ये रहेगा। तो इसी के समय में, नीरो के समय काल का ये टैसीटस एक इतिहासकार है। ये इस घटना के बारे में जिक्र करते हैं। क्या जिक्र करते हैं दोस्तों, आइए बॉक्स में हम लोग पढ़ते हैं। अब इस घटना के बारे में जिक्र क्या करते हैं, इसको पहले ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से सुनना यह है दोस्तों, एक मिनट, शायद आपको प्रॉब्लम हो रही होगी दिखने में। चलिए, ये इस घटना के बारे में, एक व्यवहार के बारे में ये करते हैं। देखिए ध्यान सुनेंगे। कुछ ही समय बाद शहर के शासक, ध्यान सुनेंगे, कुछ ही समय बाद शहर के शासक का नाम क्या है, तो ल्यूसियस, ध्यान सुनेंगे बारीकी से, थोड़ा सा फॉरेन टाइप का है, दूसरे देशों की सभ्यता के शासक है तो नाम टेढ़ा टेढ़ा मिलेगा। ल्यूसियस, ध्यान सुनेंगे, ल्यूसियस, आगे याद रखेंगे ल्यूसियस पेडेनियस सेकंडस, याद रखेंगे। ये एक रूलर्स इसका नाम है। यहाँ पे देखो दोस्तों, शासक का नाम है ल्यूसियस पेडेनियस और क्या है, सेकंडस। थोड़ा सा मिस्टेक होता है, आपको देखिएगा, का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया। बहुत बड़ी बात हो गई दोस्तों। ये क्या कह रहा है कि एक शासक है जिसका नाम ल्यूसियस पेनेडियस सेकेंडस है, और उसको क्या किया, इसको यहाँ के जो एक दास है, इस दास के द्वारा, एक गुलाम के द्वारा इसके कत्ल कर दी गई। हुआ होगा, क्रूरता ज्यादा दिखाया होगा, दास को रास नहीं आया होगा, और फाइनली वो दास क्या किया होगा कि अपने शासक की ही हत्या कर दिया। देखिए क्या कर रहा है, कत्ल के पश्चात, यानी जब ये खून कर दिया, उसको कत्ल कर दिया, जान से मार दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, पुराने रिवाजों के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई दोस्तों कि एक छत के नीचे जितने भी दास रहने वाले हैं उन सबको क्या किया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा। यानी आप अगर, कहने का मतलब, आप एक भी अमीर अभिजात वर्गों को या फिर आप राजा को अगर आप नुकसान पहुंचाए हैं तो क्या करता है दोस्तों कि एक गुलाम अगर एक मालिक को मारे तो ये क्या है कि एक परंपरा चल रहा था कहीं ना कहीं, चूंकि यहाँ पर बताएं कि पुराने रिवाज के मुताबिक, यानी कहीं ना कहीं पहले से भी बात चली आ रही थी कि फिर क्या होते थे कि एक छत के नीचे जितने भी गुलाम है वहां ग्रुप्स में रहने वाले, उन सभी गुलामों को दंड दे दिया जाए, फांसी दे दिया जाता था दोस्तों, या फिर जला दिए जाते थे। ऐसे ये तो अभी भी इंडियन सोसाइटी में ही होता है। आप लोग देखे होंगे कि कुछ निम्न वर्गों की बस्तियां जिसके साथ प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था में छुआछूत होते थे, जिसमें खास करके शूद्र आते हैं, क्षुद्र वर्ग के लोग आते हैं, तो क्षुद्र और इनमें और एक अनटचेबल करके अस्पृश्यता जाति के आते हैं, तो इनको क्या किए जाते हैं, इनकी बस्तियां अभी भी गांव से दूर रखे जाते हैं। और इन लोग में क्या होता है दोस्तों कि गांव के कोई बड़े आदमी से एक आदमी को अगर कत्ल कर देता है, जैसे फॉर एग्जांपल, आप पर्सनली नहीं लीजिएगा, गांव में एक अमीर आदमी है, वो क्या करता है, प्रतिदिन एवरीडे जा करके, एक मुसहरी है, मुसहरी आप जानते होंगे, तो हम ठेठ बात बोल रहे हैं, तो मुसहरी सब देखिए तो थोड़ा सा ग्रामीण बस्तियों से हट कर करके होते हैं, नहर के किनारे या नदी के किनारे, माने समाज से थोड़ा सा हट करके होते हैं।
तो वहाँ अमीर आदमी जाता है, मुसहरी में प्रतिदिन दारू पीता है और मुसहरी में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनकी माँ बहनें भी हैं, उनको जैसे तैसे वो बोलते हैं और उनको फाइनली जो निम्न वर्ग के लोग हैं गुस्सा आता है, लेकिन उनको लगता है ये अमीर आदमी है, उच्च बिरादर का आदमी है, कहीं ज़्यादा कुछ करेंगे तो इनकी पहुँच है, पावर है, पैसा है, जोतदार है, जमींदार है, वो कुछ नहीं करता है। लेकिन अमीर आदमी रोज आए, रोज शराब पी करके उन्हीं के माँ बहनों को जैसे तैसे करे, तो इनकी क्रूरता बढ़ जाने के कारण मुसहरी में क्या करता है दोस्तों, 5 गो 10 गो या 4 गो 5 गो ऐसे आदमी क्या किया, जो क्षुद्र कुल कहते हैं, वो लोग मीटिंग किए और मीटिंग करके फाइनली रात में जैसे ही पी आए उसके कत्ल कर दिए। और जब कत्ल कर दिए तो कैसे पता चला दोस्तों कि यहीं के लोग जो हैं, ये यहाँ जब फलना बाबू गए तो यहाँ के लोग उसको मार दिया। अब उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों कि पूरा का पूरा जो बस्ती होते हैं, जो शहर से अलग बसे होते हैं, उनकी बस्तियां को ही जला कर करके और राख कर देते हैं। तो यही चीज रोम साम्राज्य में भी आ रहा है दोस्तों पढ़ने के लिए, कि पुराने रिवाज बन गए थे कि अगर अभिजातों को, कुलीनों को अगर कोई एक गुलाम भी गलती किया, इसको अगर मार दिया, कत्ल कर दिया, तो पूरे गुलाम की जो टोलियां होती थी इन्हीं को सजाए मौत मिल जाती थी। तो ये कहने का मतलब हो गया कि ये लिखा हुआ है कि इन लोगों को फांसी दे दी जाए, ऐसा निर्णय सामने आया। परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई। कह रहा है बुक दोस्तों कि एक बड़ी सी भीड़ आ गई जो कि निर्दोष लोग, यानी इन लोगों का कहना था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गुलामों के प्रति सहानुभूति रखते थे और इसमें से गुलाम भी होंगे। वो उनका कहना है कि जो एक आदमी कत्ल किया वो दोषी है, उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो निर्दोष लोग हैं उनको भी फांसी की सजा ये रास नहीं आ रही थी। तो एक भीड़ आ गई और आना जरूरी भी था और दंगे शुरू हो गए दोस्तों, दंगे शुरू हो गए। और आगे कहते हैं सेनेट भवन को घेर लिया गया, जहां पे बैठ करके मीटिंग होता है। सम्राट होते थे, सेनेटर लोग होते थे सेनेट में, और ये लोग फैसला लेते थे कि आखिर कोई मामला आता है तो यहाँ क्या होगा क्या नहीं। सेनेटर में अभिजात वर्ग के लोग होते थे और ये लोग फैसला करेंगे। तो ये लोग फैसला कर दिए कि जो गलतियां किया है तो उसके बदले में आसपास में जितने भी गुलाम है सबको फांसी दे दिया जाए। तो इसी के चलते एक भीड़ आ गई, भीड़ एकत्रित हो गई और क्या किए, ये लोग थोड़ा सा दंगे करने लगे। चारों पट्टी से सेनेटर जो भवन थे इनको घेर लिया गया। आगे ध्यान सुनेंगे, सेनेटरों के भवन यानी सेनेट भवन। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ वीडियो पे ध्यान नहीं दिए। चलिए अब ध्यान सुनेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। यहाँ क्या हुआ दोस्तों कि ध्यान सुनेंगे, इन लोगों के द्वारा सेनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मसालों लिए भीड़ ने इस आदेश को कार्यान्वित किए जाने से रोका। कह रहा है दोस्तों कि यहाँ के जो सेनेटर में बहुत सारे ऐसे भी सेनेटर थे जो कह रहे थे कि नहीं, जो दोषी है उनको सजा मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे सेनेटर ऐसे थे जो कह रहे थे कि नहीं, जो फाइनली एक गलती किया है तो सजा सबको मिलना चाहिए। और यहाँ फैसला यही हुआ, जो इस तरह के फांसी के सभी गुलामों के पक्ष में जो फांसी के जो पक्ष दे रहे थे जो सेनेटर, उनकी ही बात को एक्सेप्ट किया गया और फाइनली निर्णय लिया गया कि उन सभी गुलामों को फांसी दे दिया जाए जिसका ग्रुप में एक ही आदमी कत्ल किया है। तो ये हो गया। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि मसाल लेके भीड़ एकत्रित करके खड़ा है और ऐसे आदेशों को रोकने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आगे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, रोकने का प्रयास तो आम जनता कर रहे हैं, लेकिन क्या रुकेगा, ये नहीं रुकेगा। इन पर ध्यान से समझिएगा बात को। लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आगे ध्यान से सुनेंगे। नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई, उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था।
यानी कहते हैं कि नीरो एक शासक था, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, नीरो एक शासक था और ये क्या कर दिया, राजा था रोम का, और ये जो आदेश पारित हो गया सेनेट से, सेनेटरों के द्वारा कि सभी दासों को फांसी दे दिया जाए जो एक छत के नीचे है। और इन पर जो जनता इसका विरोध कर रही थी, रोक लगा रहे थे, तो वहां पर ये सैनिकों का जाल बिछा करके उन सभी को रोक करके और फाइनली दोस्तों कहते हैं कि उन दासों को ये लोग फांसी दे ही दिए। तो ये आपका दोस्तों दासों के प्रति, अभी दासों के प्रति बहुत सारे बात है जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, हमारे मेहनत पर पानी फिर जाएंगे, कोई लोग नहीं देखेगा, मेरा मनोबल डाउन हो जाएगा और एक दिन के बाद से हम इस वीडियो को नहीं बनाएंगे। इसीलिए दोस्तों धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको हम इंटरेस्ट जगाएंगे। अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो बोलिए, हम धीरे धीरे और भी इसी तरह से एनसीईआरटी को कंटिन्यू करेंगे ताकि आप 11th के बच्चे हैं, धीरे धीरे आपको टीचर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी एक टीचर्स होते हैं दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से आंख फाड़ फाड़ के एनसीईआरटी के एक एक लाइन को पढ़ते हैं और उसका मतलब अपने दिल दिमाग जहन में बैठाते हैं और नोट्स के रूप में इसको तैयार करते हैं और उसके बाद हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं। तो अगर आप मेरे साथ कुछ दिनों तक पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी से लगाव जुड़ाव हो जाएगा, तो फिर आपको टीचर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेंगे। और मेरा दावा है दोस्तों कि अगर इस तरह से अगर सेल्फ स्टडी करिएगा तो सेल्फ स्टडी से बढ़ करके कोई स्टडी नहीं होता है। आपके अंदर एक अलग तरह के जुनून आ जाएगा, अलग तरह के समझने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, देखिएगा तो लगेगा कि उससे ज्यादा अच्छा ओरिजिनल डेटा हम खुद एनसीईआरटी से ही पढ़ लेंगे, और अगल बगल बात यूट्यूब पे जो होती है उनसे आप छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, आज तक के इतना ही।